राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हो गई और एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति की रेस में भी उतार दिया और उनके भी जीतने की संभावनाएं बेहद मजबूत है। ये हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलगत राजनीति का एक बड़ा उत्थान है। अपने बनने के सिर्फ 37 साल में बीजेपी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक समय में सोचा भी नहीं जा सकता था। बीजेपी के उत्थान का लोकतंत्र पर बड़ा असर क्या पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए रायसीना की रेस में कौन है आगे, ये देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर अब नया चेहरा काबिज होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और 20 जुलाई को दिल्ली में होगी राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती। मौजूदा सियासी हालात और लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी समेत सभी दलों की हलचल से ये तो तय हो ही गया है कि रामनाथ कोविंद का भारत का राष्ट्रपति बनना तय है। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी पार्टी ने जिनको चुना है वो एकदम सही चुना है, बहुत सोच समझ के चुना जाता है। उम्मीद है कि एक भारी बहुमत से, एक बड़े मार्जिन से रामनाथ कोविंद जी जीतेंगे और भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। ये पहली बार होगा जब हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कमाल है कि महज 37 साल में किसी पार्टी ने हिंदुस्तान में देश की सियासत का हर अहम पद हासिल किया है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई बीजेपी की साल 2014 के बाद ताकत और हनक दोनों न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में तेजी से बढ़ी है। महज 2 सांसदों से अपने लोकतांत्रिक सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। महज 40% वोट के साथ बीजेपी ने पूरे राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ दिया। अगर कोविंद राष्ट्रपति बनते हैं तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी जीत कहलाएगी। लेकिन ये कमाल कैसे हुआ, क्या गणित हुई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और कैसे सियासी विरोध भी बीजेपी को अपना राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सका। देश में राष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम होता है। किसी भी दल को अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिए 50% यानी कुल 5,49,442 वोटों की जरूरत होती है और राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोट हैं 10,98,903। इन वोटों में 5,49,408 सांसदों के और 5,49,495 विधायकों के वोट हैं। बीजेपी के पास कुल वोट हैं 4,42,117, यानी बीजेपी अकेले राष्ट्रपति नहीं बना सकती थी क्योंकि उसे 50% वोट के लिए 1,07,325 वोट और चाहिए थे। तब जाकर तो मुकाबला बराबरी का होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जुगलबंदी ने रामनाथ कोविंद के समर्थन में 60% वोट को अपने पक्ष में ला खड़ा किया, यानी जरूरत से 10% ज्यादा। इस ग्राफिक्स को देखिए। बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों में वोट को मिला ले तो तेलुगु देशम पार्टी के 3%, शिवसेना के 2% और अन्य के 3% मिलकर कुल 48% वोट होते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के जरिए 12% वोट को मैनेज कर लिया, यानी 5% वोट वाली अनाद्रमुक, 2% वोट वाली जेडीयू, 2% वोट वाली टीआरएस, 3% वोट वाली बीजू जनता दल को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। साथ ही 9% ऐसे विधायक और सांसद जो निर्दलीय
अन्य या फिर स्वतंत्र थे उन्हें भी बीजेपी ने मैनेज कर लिया। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना दरअसल बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक थे, एक ऐसा दांव जिसने बीजेपी की सारी गणित को एक ही झटके में साफ कर दिया। रामनाथ कोविंद एक दलित चेहरा है और दलित के नाम पर कई दल तो चाहकर भी बीजेपी से अलग नहीं खड़े हो पाए, जिनमें जेडीयू पहला नाम था। हालांकि बाद में विरोधियों को भी मीरा कुमार के तौर पर दलित चेहरे को राष्ट्रपति के पद की रेस में लाना पड़ा। लेकिन राजनीति में जैसा अक्सर होता है कि जिसने पहला दांव खेला जीत उसी की होती है, कुछ इसी तरह का गणित यहां भी दिख रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जुगलबंदी ने राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों की मंशा, अभिलाषा और सपनों को चकनाचूर कर दिया। दलित शोषित समाज की आवाज बुलंद करके बीजेपी में ऊंचा मकाम हासिल करने वाले रामनाथ कोविंद को बीजेपी शासित एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्यों है ये मास्टर स्ट्रोक, इसको समझिए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर किसी दलित को बैठाने का विरोध कोई दल नहीं करना चाहेगा। सियासी गुणाभाग में दलित वोट बैंक का हर दल के लिए बड़ा महत्व है। कोविंद यूपी से आते हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी अहम भूमिका निभाएगा। अब समझिए क्यों कोई दल दलित चेहरे का विरोध करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में दलितों की आबादी 16.6% यानी 1.25 अरब में 20 करोड़ 14 लाख। सबसे ज्यादा दलित आबादी उत्तर प्रदेश में है जो लगभग 4.13 करोड़ है। वहीं बिहार में दलित आबादी 1.65 करोड़ के करीब है। पश्चिम बंगाल में दलित आबादी 2.14 करोड़ के करीब है, तो हरियाणा में 51 लाख और पंजाब में ये लगभग 88 लाख के करीब है। महाराष्ट्र में भी 1.32 करोड़ दलित आबादी है, तो राजस्थान में ये 1.22 करोड़ के करीब है। जबकि पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में दलित आबादी 40 लाख के करीब है। उत्तर प्रदेश और बिहार के दलित वोटरों की गिनती मिला दें तो देश की कुल आबादी का लगभग 40% दलित इन्हीं दोनों राज्यों में रहता है। ऐसे में साफ सुथरी छवि वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने इन दोनों राज्यों को 2019 चुनाव के मद्देनजर काफी हद तक साथ लिया है। इस कदम से गुजरात विधानसभा में आगामी चुनाव में भी दलित वोट बैंक पर बड़ी सेंध लगाई जा सकती है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। रामनाथ कोविंद कोली समाज से आते हैं, जिसकी जनसंख्या गुजरात में लगभग 20% मानी जाती है। गुजरात चुनाव में बीजेपी के मिशन 150 को इस कदम से फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को पूर्व लोकसभा स्पीकर और देश की राजनीति में एक बड़ा दलित चेहरा मीरा कुमार के तौर पर उतारना पड़ा। हिंदुस्तान के सभी उच्च संवैधानिक पदों पर बीजेपी की कब्जा उसके गौरवशाली इतिहास में नहीं बल्कि ताकतवर वर्तमान में छिपी है, उसकी रणनीति में छिपी है और वो लगातार आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति के पद को लेकर भी बीजेपी ने अपने सियासी समीकरण बिठा लिए हैं। जिस तरह से जीत बीजेपी का मुकद्दर बनती दिखाई दे रही है, उसमें तो यही लग रहा है कि उपराष्ट्रपति भी बीजेपी का ही बनेगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। देश के शासन प्रमुख के पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है। साल 2014 के आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों में 282 सीटों पर जीत का परचम लहराते हुए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस जीत के साथ ही 543 सीटों वाली लोकसभा के सभापति के पद पर बीजेपी की सुमित्रा महाजन विराजमान और अब सबसे बड़े संवैधानिक पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद विराजमान होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने के बाद अब दोनों बड़े गठबंधनों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर
श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली तो फिर ये बीजेपी के लिए और भी बड़ी और ऐतिहासिक बढ़त होगी। बीजेपी इस समय पूरे देश के लगभग 60% राज्यों में सरकार चला रही है या उसके सहयोग से सरकारें चल रही हैं। बीजेपी की उभरती ताकत का एक बड़ा नमूना है, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत भी है, जो कितना सही होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी के धमक हनक और सफलता की ये सबसे बड़ी शुरुआत थी। इसके बाद मौजूदा स्थिति ये है कि चुनावी खेल में हिंदुस्तान के लगभग 60% राज्यों में बीजेपी की सरकार है या तो वो सहयोगी की भूमिका में है। हिंदुस्तान के नक्शे पर बीजेपी का एक करिश्मा देखिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से सरकारें चल रही हैं। मतलब देश के 29 राज्यों में से 15 में बीजेपी सरकार में है। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों में आपने देखा होगा, इसी लोकसभा में जहां हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे और उसमें भी अडवाणी जी नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस 2 सांसद की स्थिति से आज इतनी बड़ी संख्या में यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उस निश्चित बात है कि उनकी अपनी नीतियां वो लोगों को पसंद आ रही है। मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो सत्ता के मानचित्र पर पूरे देश पर नजर आती है, चाहे फिर वो पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो, उत्तर भारत की हो या मध्य की या फिर जम्मू कश्मीर की। पीएम मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने बिहार और दिल्ली छोड़कर लगभग हर चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है और यही बड़ा कारण है कि आज के समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी से ज्यादा प्रभावी पार्टी कोई दूसरी नजर नहीं आती। जब बीजेपी ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो उसने सिर्फ 2 सांसद चुने गए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 2014 के बाद तो बीजेपी का मानिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। लोकतंत्र के हर मोर्चे पर बीजेपी का डंका बज रहा है। बीजेपी का मजबूत वर्तमान उसके इतिहास की मेहनत पर बना है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 सांसदों की पार्टी से बीजेपी चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी। साल के इस सफर में बीजेपी का सबसे अहम साल रहा 2014, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने आम चुनाव लड़ा। यह ऐतिहासिक जीत थी। बीजेपी के 282 सांसद चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंचे थे। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भविष्यवाणी की थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सपना सच हो चला है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में 11 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने पहला आम चुनाव 1984 में ही लड़ा और बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत मिली। अडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना थी। मंडल राजनीति की वजह से हिंदुओं के बीच तीखा मतभेद सामने आया और वीपी सिंह की मंडल राजनीति पर अडवाणी की ये यात्रा भारी पड़ी। 1989 में बीजेपी 89 सीट पर पहुंच चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसका असर 1996 के चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो अगले 4 सालों में ये हुआ कि भाई इस तरह नहीं होगा कि एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चल रही है, जातियों में बढ़ गया है समाज, तो इसमें उन्होंने राम मंदिर को एक सिंबल बनाया और बॉर्डर हिंदुत्व का एक कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू किया। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी और गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं
कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। बीजेपी ने फिर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और फिर 24 मई साल 2014 को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जिसके 3 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी नजर अब 2019 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है, जिसके लिए बीजेपी अभी से सारे समीकरण बिठाने में जुटी हुई है। बीजेपी एक संगठन के तौर पर बेहद मजबूत है और उसका सारा श्रेय जाता है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने का मतलब होगा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आरएसएस के कार्यकर्ता का बैठना। ये देश की राजनीति में आरएसएस का कद और रुतबा दोनों बयां करता है। ये हिंदुस्तान में संगठन के तौर पर सबसे अनुशासन में रहने वाला संगठन है। आरएसएस ने राजनीति में भी यही दिखाया कि अनुशासन और संगठन ही राजनीति का बड़ा आधार है। भारत में प्रचलित है कि बीजेपी चेहरा है, लेकिन असली सत्ता आरएसएस के हाथ में है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पर बारीक पकड़ रखने वालों के मुताबिक आरएसएस का बीजेपी के फैसलों में दखल तो रहता ही है, लेकिन संगठन के तौर पर उसकी पकड़ बीजेपी में ज्यादा है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, तो ऐसे में संघ का एक कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठेगा। इससे राजनीति में आरएसएस के प्रभाव और दखल दोनों का अंदाजा हो जाता है। मौजूदा सरकार में भी आरएसएस का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आरएसएस वाली रही है। बीते सालों में आरएसएस की लोकप्रियता और लोगों तक पहुंच बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले 5 साल के दौरान इसकी सबसे छोटी इकाई यानी शाखाओं में 61% की बढ़ोतरी हुई। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 से पूरे देश में हर दिन 51,335 शाखाएं रोज लग रही हैं। पिछले 5 सालों में रोज लगने वाली शाखाओं में 29%, हफ्ते में एक बार लगने वाली शाखाओं में 61% और महीने में एक बार लगने वाली शाखाओं में 40% की बढ़ोतरी हुई है। आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है जमीनी स्तर पर इसका मजबूत नेटवर्क और आम जनता से इसका जनसंपर्क। यही ताकत राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक के तौर पर आरएसएस को और मजबूत बनाती है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आखिर राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, कैसे होता है देश के प्रथम नागरिक का चुनाव और क्यों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दुनिया में सबसे अलग होता है। इन्हीं सवालों का जवाब दिखाते हैं आपको। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। उपराष्ट्रपति को जहां लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी चुनते हैं, वहीं राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यही इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है। चूँकि जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती, इसीलिए इसे परोक्ष निर्वाचन भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और लोकसभा साथ ही राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट करते हैं, यानी राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति परोक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है, यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता से वोट देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट की प्रमुखता भी अलग अलग होती है, जिसे वेटेज कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायक के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है।
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से भी जीत तय नहीं होती। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर सके। और अब आज